So, good morning students. This is our first class of 12th English, and today we are going to learn the poem Noble Nature by Ben Jonson. It's a very short poem with a message how to live a life. Basically, in this poem, the poet has used two symbols of nature to elaborate, to give the meaning, to explain how a life should be lived. ये वीडियो साथ में मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा ताकि ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा. आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम द नोबल नेचर, जिसके कवि हैं बेन जॉनसन. सो फर्स्ट, सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक बार इस पोयम को हम रिसाइट कर लेते हैं, सो दैट इफ देयर इज एनी हार्ड वर्ड्स, कोई ऐसे मीनिंग है दैट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो उसको हम समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम. द नोबल नेचर. It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be, or standing like an oak 300 year, to fall a log at last, dry, ballad and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. So this was the poem, recitation of the poem. Now I'll show you the two symbols of nature. If you can see in the poem the noble nature, the first symbol that is used is oak. Oak is a tree which has a lifespan of 300 years. 300 साल तक इसकी उम्र होती है इस पेड़ की. लेकिन इस पूरे 300 वर्ष की आयु या उसके जीवन काल में ये किसी काम का नहीं होता है. ओक एक ऐसा पेड़ है जो केवल 300 साल तक खड़ा रहता है और किसी के काम नहीं आता है, और जब 300 वर्ष बाद वो सूख जाता है तो एक सूखा लट्ठा बन जाता है. यानी कि कहने का मतलब ये है कि 300 वर्ष तक खड़े होते हुए भी 300 वर्ष के जीवन काल में वो किसी के काम नहीं आया. दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम देख पा रहे हैं वो है लिली. लिली एज यू ऑल नो इट्स अ फ्लावर, एक फूल है. इस फूल की विशेषता ये होती है कि इसका जीवन काल केवल एक दिन का होता है. इनफैक्ट अगर मैं उसको ये कहूं कि इट ब्लॉसम्स एट नाइट, रात को खिलता ही है और सुबह शाम होते होते ये मर जाता है. लेकिन अपने से इस छोटे से जीवन काल में, एक दिन के जीवन काल में, ये खुशियां, सुंदरता, इसकी मासूमियत से कि अगर कहीं लिली खिला हुआ होता है तो लोगों के पैर अनायास ही उस तरफ चले जाते हैं, जस्ट इन फॉर एडमायरेशन ऑफ द ब्यूटी. जैसे आप देखते हैं कोई गुलाब का फूल है, अगर आपके सामने कोई गुलाब का फूल आ जाता है, क्या प्रतिक्रिया होती है? पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि हम उसको उठा करके वी वुड लाइक टू स्मेल इट, हम उसकी खुशबू लेना चाहते हैं. सो दिस इज नोन एज एडमायरेशन, कि जब हम खड़े होकर के प्रकृति की किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, उसको समझते हैं, उसको हम अपना समय देते हैं, सो वो बेसिकली ये कहलाता है कि हमारा ध्यान वो आकर्षित करते हैं. तो इस कविता में दो सिंबल्स ऑफ नेचर दिखाए गए हैं. बता दिया जैसा कि मैंने पहले, एक ओक है और दूसरा लिली है. अब मैं इसको आपको लाइन टू लाइन मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं. इसके बाद में जब हमारी सेकंड क्लास होगी तो आई विल टेल यू, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जाम में इस पोएट्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमको उसका आंसर कैसे लिखना है और कैसे इजीएस्ट वे में हम उसको याद कर सकते हैं. तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट इज दैट इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री. अब कवि ये कहता है कि केवल बढ़ना ही जीवन नहीं है. एक मनुष्य का जीवन होता है, कैसे होता है? अगर एक मनुष्य का अवस्था देखे, पूरा जीवन काल देखे, एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता रहता है,
अब इट इज लाइक ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आप देखा जाए कि एक बच्चा है, दो बच्चे ले लेते हैं, एक बच्चे को एक अच्छे वातावरण में रखते हैं जहां पर उसको शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, नैतिकता सारा कुछ सिखाया जाता है, और दूसरे बच्चे को हम ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां पर अशिक्षा है, कोई भी संस्कार नहीं है, नैतिकता नहीं है। दोनों बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बट उन दोनों के जीवन का जो विजन होगा, जो वैल्यूज होगी, वो दोनों का अलग होगा। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, बाल्यकाल में पढ़ा होगा अबाउट मोगली। सो मोगली वॉज ऑल्सो अ स्मॉल चाइल्ड लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट, और फिर वहां ही वॉज ब्रॉट अप बिटवीन द एनिमल्स, और उसके अंदर सारी वैल्यूज, जो गुण जो थे वो जानवरों के आए। सो एज द ट्रेड्स वी फाइंड, वैसे हम बढ़ते हैं। और आप कुछ भी नहीं करोगे, केवल आप खाना खाओगे, तब भी आप बढ़ोगे। सो इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, केवल बढ़ना नहीं है। बढ़ना इन सेंस इट इज, यहां पर हम बता रहे हैं फिजिकली, शरीर से बढ़ना, मन से भी बढ़ना है, मानसिकता से बढ़ना है। इन बल्क, अब बल्क में क्या होता है, पेड़ कैसे बढ़ता है? पेड़ यूं नहीं बढ़ता है, पेड़ यूं बढ़ता है। बल्क यानी कि सारी दिशाओं में विशाल का आकार ले लेना। डोथ मैन मेक बेटर बी, तो इससे मनुष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। आप किसी लंबे चौड़े इंसान को देख करके क्या कभी प्रभावित हो जाएंगे? वाह क्या इंसान है, हम उसकी खूबियों का आकलन करेंगे, हम देखेंगे ये कैसा इंसान है। तो केवल शरीर मात्र बड़ा होने से कोई बेहतर नहीं बनता है। उसके आगे चलते हैं, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, जैसे कि ओक 300 साल तक खड़ा रहता है। अगर किसी से बढ़ने से ही कोई अच्छा हो जाता तो इस दुनिया में सबसे अच्छा ओक माना जाता, क्योंकि वो 300 साल से खड़ा हुआ है। तो टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और उसका अंत क्या होता है? वो एक लॉग, लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा। सो एट लास्ट इट बिकम्स अ ड्राई, सूखा हो जाता है। बैलेड, उजड़, किसी काम का नहीं। एर सीर, बिल्कुल अत्यंत सूखा हुआ लकड़ी का लट्ठा बन जाता है, लकड़ी का टुकड़ा बन जाता है, जो किसी के काम नहीं आता है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा। इट्स अ लिली ऑफ अ डे, जैसे आपको बता दिया गया है कि लिली ऑफ अ डे, लिली लिव्स फॉर अ डे, एंड ऑल्सो इट इज नोन एज, थोड़ा सा बीच में ले जाऊंगा मैं आपको, इट इज नोन एज फ्लावर ऑफ लाइट। उसमें कोई लाइट नहीं लगी हुई है, बट बिकॉज ऑफ इट्स इनोशंस, इट्स ब्यूटी, इट्स अट्रैक्शन, उसको ऐसा कहते हैं कि वो ध्यान आकर्षित करने वाला होता है। सो इट इज नोन एज फ्लावर ऑफ लाइट। अब वो एक दिन के जीवन काल में क्या कर देता है? अब लिली ऑफ अ डे is fairer far in May. Now, can you just imagine the month of May? मई का महीना गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में क्या नजर आता है आपको? कैन यू सी एवरीवेयर अराउंड यू? सराउंडिंग्स में क्या दिखता है? कुछ नहीं, देयर इज एवरीथिंग ड्राई, सब कुछ सूखा होता है। बट देन ऑल्सो वहां पर आपको मई महीने में अगर लिली दिख जाता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। प्रकृति की किसी भी, वेनेवर वी गो इनटू नेचर, जब भी हम प्रकृति में जाते हैं, एंड वेनेवर वी सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इटसेल्फ इट हैपेंस दैट हमारे से अनायास ही उसकी एप्रिसिएशन निकल जाती है। हम बहुत तनाव वाले जीवन में रहते हैं, तनावपूर्ण हमारी जीवन की दिनचर्याएं हैं, ऐसे में कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो डॉक्टर हमको क्या कहते हैं? यू शुड गो सम, यू शुड विजिट सम प्लेस ऑफ नेचर, कहीं हिल स्टेशन पे जाइए, बीच पे जाइए, ऑल दिस आर प्लेसेस ऑफ नेचर। व्हेन यू गो देयर यू विल गेट रिलैक्स्ड, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। सो इट इज लाइक दैट कि मई के महीने में जब कुछ सब कुछ गर्म होता है, एवरीथिंग इज ड्राई, और वहां पर व्हेन यू सी द फ्लावर इज फेरर फार इन मे, कितना सुंदर दिखता है। और जब सब कुछ उजाड़ होता है तब इसको कहते हैं आशा की किरण। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, जिस दिन खिला है वो, द डे इट हैज ब्लॉसम, द सेम डे इट डाइज ऑल्सो, वो सूख जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और उसको क्या उपाधि दी गई है? प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। कि एक दिन जीने के बाद भी उसने अपना ध्यान आकर्षित कर लिया, लोगों से एप्रिसिएशन मिल गया, उसकी सुंदरता का बखान हो गया, लोगों ने उसको निहारा, उसकी प्रशंसा की, उसने अपना काम कर दिया। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, और इसी तरह से रोजमर्रा के जीवन में कई सारे छोटे छोटे अनुपात में हम सुंदरता देखते हैं प्रकृति की। इन अवर बिजी शेड्यूल्स, हमारे कितना शेड्यूल बिजी होता है, वी डोंट इवन नो कि हम कितना टाइम दे रहे हैं।
लेकिन फिर भी जो छोटा छोटा भाग हमको, जो अपने छोटे छोटे समय में जो हम अप्रिशिएट करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं बैठे हुए हैं, हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी सारी, तो वी फाइंड मेनी थिंग्स ऑफ नेचर अराउंड अस। कई पक्षी उड़ रहे हैं तो अनायास से हमारी नजर वहां पड़ जाती है, हवा से कोई पेड़ हिल रहा है हम उसको देखने लग जाते हैं। वी आर इट इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक गोइंग इनटू ओराइन, हम लोग शून्य में चले जाते हैं, हम उसको देखते ही रहते हैं। दिस इज दैट इज द पावर ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ ब्यूटीज ऑफ नेचर, वो उसको आकर्षित करती है। आप जस्ट यू आर वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट किसी शोरूम के सामने, एंड इफ यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड शर्ट और पैंट, कहीं आपको दिखता है तो आप यू जस्ट स्टैंड देयर एंड एडमायर इट, उसको आप देखते हो और ट्राई टू मैच विथ योर आइडियाज कि भाई मुझे ऐसा चाहिए था, हाँ यही है। सो दैट इज लाइक अट्रैक्टिंग। तो ब्यूटीज ऑफ नेचर के अंदर आपको खोजने नहीं जाना पड़ता, दे आर अराउंड यू, दे हैव सराउंडेड यू, बट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। जब हम टाइम निकालते हैं, सपोज आप किसी मंदिर गए, वहां पर आपने एक फूल को देखा, फूल को देखते ही विदाउट स्मेलिंग इट आप उसको एडमायर करोगे। किसी पक्षी को चहचहाते हुए देखा तो यू विल स्पेयर द टाइम टू लिसन व्हाट्स इट्स ट्रिपिंग, वो क्या कह रहा है। सो दीज आर इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। ऐसी कितनी सारी हम सुंदर चीजों को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, नाउ मेजर्स, व्हाट आर मेजर्स? छोटे छोटे ऐसे कदम हम उठा सकते हैं लाइफ में परफेक्ट भी। अब ऐसे छोटे कदम हम कैसे उठाते हैं? हमारे उस शेड्यूल से जाकर के हमको किसी, वी डोंट हैव टू गो इनटू ऑर्फनेज, किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर के सेवा करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन डू दिस थिंग इन योर बिजी शेड्यूल ऑल्सो। आप देखते हो किसी को, कोई छोटे बच्चे, इफ दे आर हैरेसिंग पपीज, छोटे कुत्ते के पिल्ले को परेशान कर रहे हैं, यू स्कॉल्ड देम, ए बेटा मत करो ऐसा। By helping your parents, by helping your colleagues, by helping your friends, all these are short measures of life, and whenever you perform these measures, they will give you definitely satisfaction, and in their eyes, उनकी आंखों में आप एक अच्छे लोग बन जाओगे। आप अपने क्लास में भी देखते हैं, कोई टीचर पूछते हैं भाई क्लास में भाई अच्छा बालक कौन है ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अच्छा? वो अच्छा बालक का मतलब ये है कि जो सबकी मदद करता है, टीचर्स का फेवरेट है। तो कुछ न कुछ क्वालिटीज, देयर शुड बी नोबलनेस, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर पोएम। इफ वी इलेबरेट दिस वर्ड नेचर, दिट कैन बी इलेबरेटेड इन टू वेज। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, एंड नेचर अदर मीन्स आपकी स्वभाव कैसा है। हम बोलते हैं ना यार पड़ोस में जाके देना वो चीज मांग के लाना, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसके वहां मत जाओ। वाई डू वी से दिस? वी से बिकॉज, क्योंकि हमको पता है वो मना कर देगा। वी नो द नेचर ऑफ दैट पर्सन। फिर हम बोलते हैं इसके पास जाओ, वाई टू हिम? बिकॉज वी नो द नेचर दैट दिस हिज नेचर इज हेल्पिंग। सो बाय योर नेचर, आपकी प्रकृति आपको सेट करती है, आपका स्वभाव बनाती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रपोर्शन, ओके, when we talk about the proportion of life, I can say, I can give the example of a person. ऐसे बहुत सारे इंसान हमारे आसपास, हमने इनके इतिहास, उनका जीवन काल, जीवनियां पढ़ी है, जिनका जीवन काल बहुत छोटा रहा, बट स्टिल उनका नाम अभी भी अमर है हमारे बीच में। एंड ऐसी एक शख्सियत है स्वामी विवेकानंद। हिज लाइफ वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटा कम समय जिए, लेकिन आज भी वी कैन स्टिल रिमेंबर द इंसिडेंसेस। कितनी सारी घटनाएं उनके जीवन की हैं जो दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग अवर, दे आर बूस्टिंग अवर मोरल्स, दे आर प्रोवाइडिंग, ऐसी कितनी सारी हमको शिक्षाएं देती जा रही है उनकी, एंड दे आर इंस्पिरेशंस फॉर अस। तो एक जीवन ऐसा जिए जो छोटा जिए, लेकिन ऐसा जिए कि जिसमें हमारे गुण जो है, हमारे कर्म जो है, ये उत्तम हो। सो टुडे दिस वाज द पोएम नोबल नेचर। टुमारो वी विल लर्न, कल हम ये सीखेंगे कि इस पोएम से संबंधित कोई भी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको हम हाउ विल वी अटेम्प्ट देम इन बोर्ड क्लासेस। ओके, थैंक यू। बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 10th हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। सैचुरेटेड कार्बन, संतृप्त कार्बन, एल्केन्स, एल्केन्स का जो संतृप्त कार्बन है हाइड्रोकार्बन से, उनका फॉर्मूला है CnH2n+2।
अगर हम हाइड्रोजन में से फॉर एग्जाम्पल ये है मेथेन, अगर सैचुरेटेड कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर हम हेलोजन लगा देते हैं तो उनको बोलते हैं हम हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X मतलब हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको अगर हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन की जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। साधारण नाम में उनको हम एल्किल हैलाइड बोलेंगे और IUPAC हम इनको हेलो एल्केन्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CnH2n+2 ये एल्केन्स का फॉर्मूला है और CH2n+1 1 की जगह हम हेलोजन रखेंगे। अगर हम 1 की जगह यानी कि ये X की जगह हम अगर फ्लोरीन रखते हैं तो फ्लोरो एल्केन्स बनेगी, क्लोरीन रखेंगे क्लोरो एल्केन्स, ब्रोमीन रखेंगे ब्रोमो एल्केन्स और आयोडीन रखेंगे आयोडो एल्केन्स बनेगी, या उनको बोलेंगे हम एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड, जो जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका उनको हम हेलोजन के अकॉर्डिंग हम मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स या ट्राई हेलो एल्केन्स या टेट्रा हेलो एल्केन्स या पॉली हेलो एल्केन्स के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासिफाइड करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स CnN+1 1 की जगह आपके हेलोजन आ जाएगा। सबसे पहले हम इनका नामकरण करेंगे। नामकरण में फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3Cl मेथेन, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 1 चला गया तो कितने हो गए 3, तो CH3Cl। अगर इसका साधारण नाम देखेंगे तो होगा इसका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और अगर हम IUPAC नाम देखेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। अगर इसकी जगह मैं Br लगा देती हूं CH3Br तो केवल नाम चेंज हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन। अगर इनकी जगह कार्बन की संख्या में चेंज कर देती हूं 2 कर देती हूं C2H5Cl, C2H5 को हम क्या बोलते हैं एथेन, तो ये हो जाएगा RX एल्किल हैलाइड, यानी R हो गया एथिल और X हो गया हेलोजन, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। तो जैसे जैसे कार्बन का संख्या चेंज होगी ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के नाम चेंज होते जाएंगे। C3H7Cl, C3H6 को 7 8 को क्या बोलते हैं प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। C4H9Cl या Br जो भी लेना है तो ब्यूटिल ब्रोमाइड या ब्रोमोब्यूटेन। इसके अलावा अगर हम C3H7Cl इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इस हेलोजन को फर्स्ट कार्बन पे लगाती हूं तो ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड होगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। कार्बन की बॉन्डिंग हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर हेलोजन को मैं बीच में लगा देती हूं तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। एक कार्बन से अगर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं
आइसो, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या IUPAC नाम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन, या इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये होते प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर एक ही कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से अगर फर्स्ट कार्बन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो ये प्राइमरी में आते हैं। एक ही कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राइमरी, एक कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी, और अगर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं तो उसको हम नियो बोलते हैं, और एक कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े थे उसको हम तो क्या बोलते हैं? टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन्स, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। अब अगर C4H7 का हम बनाते हैं C4H9Br, C4H9Br के अगर हम मोनोएल्केन्स के अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो फर्स्ट है, अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे लगाती हूं तो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, यानी ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, या 1-ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसको सेकेंड कार्बन पे हेलोजन को पुट करती हूं तो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये सेकेंड कार्बन पे है तो ये हो जाएगा, एक कार्बन कितने से जुड़ा है? 2 से, तो इसका मतलब हो गया ये सेकेंडरी। ये एक ही कार्बन एक से जुड़ा है तो ये प्राइमरी, तो ये प्राइमरी है। टाइप्स हो जाएगा सेकेंडरी, इसका नाम हो जाएगा, हम आइसो नहीं बोलेंगे इसको। आइसो का यूज जब करते हैं जब एक कार्बन 2 मेथिल ग्रुप से जुड़ा हो, ये आइसो नहीं होगा, ये सेकेंडरी होगा। 2-ब्रोमो ब्यूटेन, यानी द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इंग्लिश में सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाएगा और हिंदी में द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर मैं इसको ये हैं, एक कार्बन से कितने जुड़े हैं? 3। एक कार्बन से अगर ये 3 जुड़े हैं तो हम इसको यूज कर, इसका नाम होगा, अगर यहाँ हेलोजन जुड़ा है तो ये हो जाएगा एक कार्बन से 3 कार्बन, यानी ये टर्शरी। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, 1 2 3, एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? 3 मेथिल ग्रुप हैं, यानी 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे तृतीयक, यानी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और अगर हम IUPAC में नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे तो 1 2 3 चेन चुनेंगे, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो और 2 पे मेथिल, यानी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर हम, तो ये है आपके मोनो हेलो एल्केन्स के नामकरण। अगर हम दो हेलोजन लगा देते हैं, यहां पे भी हेलोजन लगा दूं, यहां पे भी हेलोजन लगा दूं, तो वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। उनका नामकरण करने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे भी Cl लगा दिया, यहां पे भी Cl लगा दिया और ये भी, तो ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे एल्केन्स के। एक ही कार्बन पे, अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े होते हैं तो उसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। तो ये जेम डाई हैलाइड है, 1 और 2 अंतर्गत आएंगे जेम डाई हैलाइड के, लेकिन इसका नाम होगा 1-1। एक से ही नाम हम स्टार्ट करेंगे तो 1, ये चेन हम चूज करेंगे तो 1 पे 2 हेलोजन है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, तो 2 एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरो होने से 1-1 डाई क्लोरो एथेन। अगर यही हेलोजन यहां जुड़ा हो, दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़े हो, निकटवर्ती कार्बन पे, अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हैं डाई हेलोजन में, तो उनको जेम डाई हैलाइड्स हम बोलते हैं। अगर हम एक अलग अलग कार्बन पे, पास पास कार्बन पे, जो कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड हो, उस कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़े हैं तो हम उसको विस डाई हैलाइड्स बोलते हैं।
विस डाइहेलाइड्स उनको बोलते हैं, इनका नाम हो जाएगा 1 2। अब चेन आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं, इधर से करोगे तो भी हेलोजन, इधर से करोगे तो भी हेलोजन। तो 1 1 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। तो एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन, जेम डाइहेलाइड, दो निकटवर्ती कार्बन से विसिनल या विस डाइहेलाइड। अगर एक श्रृंखला की से शुरू में और एक श्रृंखला के अंत में जुड़े हो, यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों और ये पास पास वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़े, अब कार्बन के बीच में गैप हो जाए, एक हेलोजन मैंने यहां जोड़ा और एक हेलोजन यहां जोड़ा, यानी एक सीरीज के स्टार्ट में और एक सीरीज के अंत में अगर कोई ऐसे हेलोजन जुड़े हों तो उनको हम अल्फा ओमेगो डाइहेलोजेंस बोलते हैं। इनका जो नामकरण होता है वो IUPAC के अकॉर्डिंग होगा और जो चेन के अकॉर्डिंग इनका नामकरण करेंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। एल्केन्स हो गई ब्यूटेन, ये ब्यूटेन और 1 और 4 पे हैं, 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम आपके 1 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन है। तो आपके कोर्स में मोनोहेलो डेरिवेटिव्स है, डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स है और ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स है। ट्राइहेलोजन में एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं। आपके कोर्स में क्लोरोफॉर्म है, 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। एक ही कार्बन से अगर 3 हेलोजन, कोई भी हेलोजन, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी जुड़े हों तो ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। 1 1 1 ट्राइक्लोरोमेथेन IUPAC नाम, और जनरल हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर मैं इसकी जगह Br लगा देती हूं तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह आयोडीन लगा देती हूं तो आयोडोफॉर्म हो जाएंगे। तो आपके कोर्स में क्लोरोफॉर्म भी है और आयोडोफॉर्म भी है। चौथा है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। एक ही कार्बन से अगर 4 हेलोजन जुड़े हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। ये पोली में भी आ जाते हैं। टेट्रा हेलोजन में आपके कोर्स में है टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, 1 1 1 टेट्राक्लोरोमेथेन या टेट्राक्लोरोमेथेन। ये आपके 4 हैं मोनोहेलो डेरिवेटिव्स, डाईहेलो डेरिवेटिव्स, ट्राईहेलो डेरिवेटिव्स एंड टेट्राहेलो डेरिवेटिव्स। ये हैं सेचुरेटेड एंड संतृप्त हेलो एल्केन्स में, यानी कि हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड में। जबकि हेलो एरिन्स में हेलोजन कहाँ जुड़े होते हैं, बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे यानी एरोमेटिक रिंग पर अगर हेलोजन जुड़े होंगे तो उनको बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो हम एक एक करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन, फिर हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। तो हेलो एल्केन्स में मोनोहेलो, डाईहेलो, ट्राईहेलो एंड टेट्राहेलो, इनके नॉमेनक्लेचर आते हैं आपके, और इनकी प्रिपरेशन मेथड है, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके सारे कोर्स में है। फिर उसके बाद है एरिल हैलाइड, एरिल यानी बेंजीन रिंग, C6H6, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। अगर इसमें से एक H हटा के, यानी ये H, एक H, ये बेंजीन, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ये H H H H और H, कहीं भी एक H हटा के उसकी जगह अगर क्या लगा दो, हेलोजन रख दो या पुट कर दो, तो वो बन जाते हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स। X कहीं भी पुट कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, कहीं भी, तो एक H हटा के उसकी जगह हम हेलोजन रखते हैं, एक हेलोजन रखते हैं, तो वो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स में अगर हम X की जगह, ये बेंजीन है,
इसका जनरल फॉर्मूला C6H6 है, लेकिन एक H प्रीप्लेक्स कर दिया तो एरिल हैलाइड का या हेलो एरिन्स का फॉर्मूला हो जाएगा C6H5Cl, एरिल क्लोराइड। यानी अगर मैंने यहाँ पे Cl लिखा तो ये हो जाएगा एरिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने इसकी जगह यहाँ रख दिया Br तो ब्रोमोबेंजीन। अगर एक ही कार है बेंजीन रिंग पे, ये होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको डिस्कस किया था हमने, एक पास वाले जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को, उसको हम क्या करते हैं, अगर एक ही बेंजीन रिंग पे 1-2 पोजीशन पे कोई सेम ग्रुप जुड़े हों तो हम उसको ऑर्थो से डिनोट करते हैं। अगर 1-3 हो तो मेटा से, 1-4 हो तो पेरा से। अगर तो ये थे मोनोहेलो, मोनोहेलो में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, यानी कि केवल बेंजीन रिंग में कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन हेलोजन केवल एक ही होगा, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो या फ्लोरोबेंजीन। लेकिन डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में 2 हेलोजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप 1-2, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि एक ही 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एक ये हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1-2 पोजीशन पे बेंजीन रिंग में अगर कोई हेलोजन जुड़े हैं या कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ तो हम ऑर्थो से रिप्रेजेंट करते हैं। 1-3 पे अगर कोई जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन साधारण नाम में। लेकिन हम IUPAC में बोलेंगे 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर इसी को मैं, इन हेलोजन को मैं 1 और 3 पे लगा देती हूँ तो साधारण नाम में बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और IUPAC में बोलेंगे 1-2-3 पोजीशन पे तो 1-2-3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हैं, इसको बोलेंगे मेटा, मेटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बेंजीन रिंग पे हेलोजन कहाँ जुड़े हो 1 और 4 पे तो हम पेरा शब्द का यूज करते हैं। 1 और 4 पे जुड़ा हो कोई चीज तो हम पेरा शब्द का यूज करते हैं, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर मोनो हेलो एल्केन्स होंगे तो केवल एक हेलोजन होंगे एरोमेटिक रिंग पे। ये एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनको जलाने पर वो काले धुएं से जलते हैं और एक विशेष स्मेल होती है, उनमें एक एरोमा होता है। जैसे तुम अगरबत्ती जलाते हो तो उसमें क्या होती है, एक स्मेल आती है ना, तो वैसे नेफ्थलीन वगैरह, तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये किसके कौन से रूल का हमारा लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेरोइन्स। Good morning students, this is our first class of mathematics class 12th। आज जो हम पढ़ने वाले हैं lesson number 3 which is your matrix। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि what is matrix, मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट मतलब किस चीज का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कोई भी नंबर्स है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स है, अगर हम उनको रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसी तरीके से जैसे क्लासरूम में हमारी जो बेंचेस होती है वो अरेंज रहती है, उसमें अगर हम बात की जाए मिनिमम 3 कॉलम्स उसमें होते हैं और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है। तो हर एक स्टूडेंट जो उस बेंच पर बैठा होता है उसका अपना एक लोकेशन होता है कि हम बेंच को देख करके बता सकते हैं कि 3rd रो में 2nd कॉलम में जो बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए या जो भी है।
तो सबका अपना एक लोकेशन होता है। उसी तरीके से होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको हम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं या अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटीज और अल्फाबेट्स, एनीथिंग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को लिख रही हूँ। मैट्रिक्स का मतलब मुझे नंबर्स अरेंज करने हैं। मैंने रैंडम सा कुछ ले लिया, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर मैंने 4 नंबर्स लिए हैं। 4 नंबर्स को अलग अलग लोकेशन पर बिठा दिया है, 1 2 3 एंड 4। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए मैं इसको मैट्रिक्स कहूंगी। और अगर इसमें मैं बात करूं, इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे। रोज हमेशा काउंट करते हैं वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली, ये जो लाइंस होती है। तो अब रोज अगर इस लाइन के अलोंग बात की जाए तो रोज क्या हुई, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की नीचे की तरफ हम इसको लिखेंगे 2। अब बात करेंगे कॉलम कितने हैं। कॉलम का मतलब होता है जो वर्टिकल लाइंस है, जो स्ट्रेट, जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस आती है, वो कॉलम्स को बताती है। तो कॉलम्स अगर मैं काउंट करूँ तो दैट इज 1 एंड 2। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए, 2। तो ये हो गया नंबर ऑफ रोज। और मुझे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है तो मैं बीच में लिखूंगी क्रॉस, देन आएगा 2। तो ये हो गया नंबर ऑफ रोज, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जो चीज़ है इसको हम पढ़ेंगे कैसे। कोई भी इसको 2 × 2 या 2 × 2 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 × 2। ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पर लिखी है 2 × 2, ये चीज़ बताती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये 2 × 2 है, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आया 4। और अगर हम इसमें एलिमेंट्स को काउंट करते हैं कि टोटल कितने नंबर्स अंदर बैठे हैं, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये ऑर्डर का जो मल्टीप्लिकेशन आया दोनों ही सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब इस ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमको पता चल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां से हमको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट कोई मैट्रिक्स आपको दे दी, सपोज 1 5 7 8 9 6, ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 एंड 2। तो सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ रोज, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने रहेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा क्रॉस, फिर उसके बाद में कॉलम्स काउंट करें 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं पूछूं तो दैट इज 6। ये जो 6 है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ये तो बात होगी किसी भी मैट्रिक्स को देख करके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके वहां से उसका ऑर्डर पता कर सकते हैं। ऑर्डर को हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे की तरफ लिखा जाता है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट आपने बनाया है उसके नीचे की तरफ लिखा जाता है। और जिसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। अब बात की जाए अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि हर मैट्रिक्स का अपना नेम हो सकता है, तो उस नेम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लिया मैंने, मैट्रिक्स ए, कोई भी ए मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल टू,
अब कोई ना कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, तो जो एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का अपना एक लोकेशन है, अपना एक एड्रेस है कि उस लोकेशन पर पर्टिकुलर एलिमेंट बैठा है। जैसे 1 है तो इसका अपना एक लोकेशन है, 5 का अपना एक लोकेशन। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? इसको हम हमेशा एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, लाइक ABCD। तो इसको मैंने लिखा, ये जो सेम जो अबव मैट्रिक्स लिखी इसी को मैं इस फॉर्म में लिखना जा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिखूंगी? स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट जो 1 है उसके लिए यहाँ पर लिखा है A। अब नंबर ऑफ रो कौन सा है इसका? फर्स्ट नंबर की रो है तो सबसे पहले आएगा रो, सेकंड होगा कॉलम, इसके बाद कॉलम। कॉलम कौन से नंबर का है? 1 नंबर का है, तो आ जाएगा 1। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 में नंबर ऑफ रो अगेन 1 ही है। फिर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम 1 and 2, सेकेंड नंबर का कॉलम है। थर्ड जो है हमारे पास आएगा आ जाएगा यहाँ पर 7 के लिए क्या है? नंबर ऑफ रो कौन सा है? 1 एंड कॉलम इज 3। नेक्स्ट कौन से नंबर से? 8, 9 एंड 6। 8 के लिए सिमिलरली हो जाएगा नंबर ऑफ रो इज 2 एंड कॉलम इज 1। रो कॉलम ऐसे ही चलेगा, रो कॉलम 2 2 8 2 3। तो इस तरीके से मैंने इस पूरी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में डिफाइन किया कि A11 A12 A13 A21 A22 और A23। हम चाहे तो यहाँ पर इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है और कॉलम्स है 3। 2 by 3 की मैट्रिक्स है। इसको अगर मैं चाहूँ तो इक्वल्स टू ये भी लिख सकती हूँ 1 5 7 8 9 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब A11 की जगह पर है 1, A12 की जगह पर है 5, A13 7, A21 इज 8। सिमिलरली बाकी चीजें हो जाएगी। अब ये तो हो गया A की फॉर्म में लिखना। अब अगर ऐसा ना लिखना चाहे, हम चाहे कि नहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, एक मैंने छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, उसके अंदर एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हर एलिमेंट का अपना एक लोकेशन है, एक पर्टिकुलर रो और कॉलम पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ रो विच इज योर I एंड सेकेंड आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम जिसको हमने J से डिनोट किया। I इज द नंबर ऑफ रो एंड J इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू, इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, A इज इक्वल टू AIJ। आप AIJ, यहाँ पर A इज द मैट्रिक्स जो हम पहले ही कह चुके हैं, A इज द मैट्रिक्स एंड AIJ इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। वेयर सबसे पहले जो I है वो क्या है? नंबर ऑफ रो। सबसे पहले रो आएगा, उसके बाद में ही कॉलम आएगा, और J इज द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, क्लियर? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। इसको चाहे तो एक्सपांड करके नंबर्स में लिख सकते हैं A11 A12, और इन जनरल फॉर्म अगर इसको लिखे तो हम इसको लिख लेंगे A इज इक्वल टू AIJ। अगर मैं कहूँ ये मैट्रिक्स है M, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज M है और नंबर ऑफ कॉलम्स इज N। इसका ऑर्डर मैंने लिखा है M क्रॉस N, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज M एंड ये बता रहा है रोज को, और दिट इज द कॉलम। ओके, नाउ इसको मैं अब कैसे लिखूंगी? जनरल फॉर्म में मुझे अगर लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11, नेक्स्ट इज A12,
अप टू कहाँ तक चलना चाहिए, ये जो लास्ट जो कॉलम आएगा वो कौन सा होना चाहिए, है तो ये फर्स्ट होगा, तो फाइनल है कि A1 होगा। और लास्ट कॉलम है कितने नंबर का कॉलम, लास्ट कॉलम की फिनिशिंग लाइन कितनी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर n, तो लास्ट नंबर का जो कॉलम होगा उसका नंबर क्या होगा n। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा A11, नेक्स्ट वुड बी A21, सिमिलरली A22, अप टू कहाँ तक चलेगा ये A2n। सिमिलरली जो अगर हम लास्ट रो की बात करते हैं तो कौन सी नंबर का रो है, टोटल नंबर ऑफ रोज इज m, तो जो लास्ट रो होगी उसका नंबर क्या होगा m ही होगा, तो am1 क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज 1, am2 और जो लास्ट होगा नंबर दैट वुड बी amn। ओके, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये बात होगी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद का जितना भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का जितना भी है, अगर आपको क्यूरीज हो कुछ भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।